अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वैसे प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोग जो है वो बिनाइन प्रोस्थेटिक हाइपरप्लेजिया को पढ़ रहे थे, जिसका मतलब ये था कि जो मेल के अंदर प्रोस्टेट ग्लैंड होता है उसमें जो टिश्यूज़ हैं उनका हाइपरप्लेजिया शुरू हो जाता है, उसके जो मसल्स हैं वो ओवर ग्रो करते हैं, लेकिन ये एक बिनाइन कंडीशन थी। अब बात आ जाती है इसके ट्रीटमेंट प्लान की। सो ट्रीटमेंट प्लान जो है वो वेरी करता है। इसमें हम लोग कहते हैं कि 3 मेन ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ हमारे पास होती हैं। यानी सबसे पहली जो चीज़ होती है वो वेट एंड वॉश थ्योरी होती है, यानी जब पेशेंट के जो सिम्टम्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा माइल्ड हों। अभी मैं आपको बताती हूँ। उसके अलावा हमने कहा था कि हम IPS स्कोरिंग करते हैं जब उसकी वैल्यू लेस देन 7 आ रही हो, तो उस टाइम फिर हम लोग वॉचफुल वेटिंग करते हैं। वेट एंड वॉच थ्योरी कह दो इसको, या वॉचफुल वेटिंग कह दो, वो हम करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर फिर सिम्टम्स जो हैं वो डिटोरिएट हो रहे हैं और हम देख रहे हैं कि स्कोर ज़्यादा है या सिम्टम्स ज़्यादा हैं, तो फिर नंबर 2 ऑप्शन हमारे पास क्या होती है, मेडिकल ट्रीटमेंट होती है, ठीक है। और अगर मेडिकल ट्रीटमेंट फेल हो जाए या पेशेंट की अपनी चॉइस हो, तो फिर हम सर्जिकल ट्रीटमेंट की तरफ भी जाते हैं। आपसे बहुत दफ़ा पेपर में पूछा जाता है कि इंडिकेशंस बताएं सर्जिकल ट्रीटमेंट की। उसके बाद इसके अंदर जो गोल्ड स्टैंडर्ड प्रोसीजर है दैट इज़ TURP, और आपसे TURP की इंडिकेशंस पूछी जाएंगी, इस टेक्निक का प्रोसीजर पूछा जाएगा और फिर इसकी कॉम्प्लिकेशंस भी पूछी जा सकती हैं, ठीक है। तो ये वाली सारी ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ हैं, और भी सर्जिकल कुछ ऑप्शंस हैं जिनको बारी बारी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमने कहा कि हमारे पास पहली जो ट्रीटमेंट मोडालिटी है वो वॉचफुल वेटिंग हो सकती है। अब वॉचफुल वेटिंग का क्या मतलब है कि ऐसे पेशेंट के जिनके नंबर 1 सिम्टम्स बहुत ज़्यादा माइल्ड हों, जिनका हम लोगों ने IPS स्कोरिंग की और वो लेस देन 7 आ गई हुई है, तो इन पेशेंट्स को यूजुअली तकरीबन ये 60% पेशेंट्स होते हैं, इनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए हम लोग इनकी सिर्फ जो है वेटिंग पे डाल देते हैं। हाँ, लेकिन कुछ हम इनको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बारे में ज़रूर बताते हैं, जिसमें इनको ये कहा जाता है कि इफ़ अल्कोहल वगैरह या स्मोकिंग ले रहे हैं तो वो नहीं लेंगे। उसके अलावा अगर कैफ़ीन की इंटेक है तो वो भी नहीं लेनी है, और बेड टाइम यानी रात को सोते वक्त जो फ्लूइड इंटेक है उसको भी कम करना है, ठीक है। सो फ्लूइड इंटेक एट बेड टाइम कम करना है, अल्कोहल कम करनी है, कैफ़ीन कम करनी है, और उनको ये बताना है कि अगर सिम्टम्स बहुत ज़्यादा वर्सन करेंगे तो उन्होंने चेकअप के लिए दोबारा आना है। नाउ द सेकेंड थिंग इज़ कि आपका मेडिकल ट्रीटमेंट क्या है। मेडिकल ट्रीटमेंट बहुत ही ज़्यादा आसान सा है। अगर आप लोगों को वो बात याद है कि हमने कहा था कि पिट्यूटरी से LH आता है और LH आगे लेजिंग सेल्स के ऊपर एक्ट करता है और वहाँ से टेस्टोस्टेरॉन बनता है, और टेस्टोस्टेरॉन पे 5 अल्फा रिडक्टेज एक्ट करता है, तो 5 अल्फा रिडक्टेज की वजह से डाईहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरॉन बनता है। तो एक मोडालिटी तो ये होगी मेडिकल में कि हम 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर देंगे, ठीक है। और दूसरा मसला हमने कहा था ब्लैडर की वजह से हो रहा होता है, यूरिनरी रिटेंशन होती है, उसमें भी मैं समझाती हूँ कि क्या है। अब आपने ये बात याद रखनी है कि अगर उसके जो लोअर यूरिनरी ट्रैक के इरिटेटिव सिम्टम्स जो लुट्स आपको कहता होते हैं वो अगर मॉडरेट हो जाएं, अगर तो वो माइल्ड थे तो हम वेट एंड वॉच करते हैं, ठीक है। अगर वो सिम्टम जो हैं वो मॉडरेट होना शुरू हो जाएं तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि मेडिकल ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं। अब मेडिकल ट्रीटमेंट में बेटे आपने 2 बातें याद रखनी है, 2 ऑप्शंस होती हैं। एक तो हमने ये करना है कि जो पेशेंट का सिम्टम्स है ना, उन सिम्टम्स को कम करने की कोशिश करनी है। दूसरा जो टेस्टोस्टेरॉन की प्रोडक्शन है, हमने इस प्रोडक्शन को रिड्यूस करना है, ठीक है। सिम्टम्स में BPH के पेशेंट में जो सबसे मेन मसला होता है वो होता है यूरिनरी रिटेंशन, यानी इसको सबसे ज़्यादा जो मसला हो रहा होता है वो क्या होता है, यूरिनरी रिटेंशन का होता है। अब यूरिनरी रिटेंशन में बेसिकली होता ये है कि जो डिट्रोजल मसल्स है ना, वो डिट्रोजल मसल्स रिलैक्स हुए हुए होते हैं और स्फिंक्टर बेसिकली क्या हुआ हुआ होता है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ होता है। तो हम कहते हैं किस्म की यूरिनरी रिटेंशन इस वजह से हो रही है कि स्फिंक्टर रिलैक्स है, डिट्रोजल कॉन्ट्रैक्ट है, अब अदर आगे वो है ऑब्स्ट्रक्शन है, जिस तरह से भी सीन है। और इस चीज़ को बेसिकली बहुत ज़्यादा रीइंफोर्स कर रहे होते हैं अल्फा रिसेप्टर। अगर आपको सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई याद हो तो जो अल्फा रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं डिट्रोजल मसल्स में, जो अल्फा रिसेप्टर्स हैं वो बेसिकली बेटे क्या करते हैं कि डिट्रोजल मसल्स को रिलैक्स करते हैं और स्फिंक्टर को कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं, जिससे बेसिकली यूरिनरी रिटेंशन होती है। अब इस पेशेंट में भी यूरिनरी रिटेंशन चलती है, तो एक तरीका ये है कि हम इस पेशेंट को क्या दे देते हैं, अल्फा ब्लॉकर दे देते हैं। जब हम अल्फा ब्लॉकर देते हैं तो अल्फा ब्लॉकर देने की वजह से जो डिट्रोजल मसल्स हैं वो क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, रिलैक्स नहीं होंगे। अल्फा ब्लॉकर देंगे ना तो ये इफेक्ट अपोज हो जाएगा। सो डिट्रोजल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जो स्फिंक्टर है बेसिकली वो रिलैक्स होगा और सम हाउ यूरिन का जो पैसेज है वो कुछ ना कुछ हद तक जो है वो इम्प्रूव हो जाएगा। तो ये वाली जो ड्रग्स हैं आपने ANS फार्मा के अंदर बहुत अच्छी पढ़ी हुई होंगी, जिसमें हमारे पास आती है डॉक्साजोसिन, टेराजोसिन और अल्फाजोसिन और टेमसिलोसिन वगैरह। ये बेसिकली क्या करती हैं, डॉक्साजोसिन, उसके बाद
रोसन, ठीक है, और उसके बाद टेम्सोलॉसन, ये बेसिकली क्या करती हैं, अल्फ़ा ब्लॉकर हैं। और जब ये अल्फ़ा को ब्लॉक करेंगी तो पेशेंट की यूरिनेशन है वो कैसे इन्हेंस होगी, वो मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन इनका एक बहुत मेजर साइड इफ़ेक्ट ये होता है बेटे कि ये जब अल्फ़ा को ब्लॉक करती हैं तो जो अल्फ़ा 1 है वो ना सिर्फ ब्लडर में मौजूद होते हैं बल्कि यही अल्फ़ा 1 जो हैं वो ब्लड वेसल्स में भी होते हैं। सो नॉर्मली जब अल्फ़ा 1 के ऊपर नॉरएपिनेफ्रीन लगता है, सिंपैथेटिक न्यूरोट्रांसमीटर, तो वो वेसल्स को कंस्ट्रक्ट रखता है। लेकिन ये ड्रग जब अल्फ़ा 1 को ब्लॉक कर देंगी तो वेसल्स रिलैक्स हो जाएंगी। जब वेसल्स रिलैक्स हो जाती हैं तो ब्लड प्रेशर गिरेगा और इस पेशेंट में क्या हो सकता है, हाइपरटेंशन जो है वो हो सकती है, ठीक है। सो पोस्टरल हाइपरटेंशन हो सकती है। तो आपने यूजुअली जो है वो इनको एडमिनिस्टर करना होता है बेड टाइम पे। और लेकिन अच्छी बात ये है कि इसके अंदर जो टेम्सोलॉसन है वो मज़ीद सेलेक्टिव है, ये वेसल्स वाला इफेक्ट नहीं देती। बहरहाल की फार्मा की बहुत डिटेल है इसमें, ग्राफ इफ नहीं जाना चाहते तो इट्स ओके, ठीक है। सो फर्स्ट ड्रग जो है वो हमने अल्फ़ा ब्लॉकर देनी है। सेकेंड ड्रग मैंने आपको कहा कि हम देंगे 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर। अब ये 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर हम इसलिए देते हैं ताकि हमारे पास जो टेस्टोस्टेरॉन कन्वर्ट होता है अपनी एक्टिव फॉर्म डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन में, वो 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर की प्रेजेंस में फिर ये कन्वर्जन जो है हमारे पास नहीं होगी, ठीक है। और ये ड्रग्स जो हैं ये बेसिकली प्रोस्टेट के साइज़ को डिक्रीज़ करने में हेल्प करती हैं, लेकिन इनका ऑनसेट जो है वो काफ़ी स्लो होता है और तकरीबन इनको काम करने में ऑलमोस्ट 6 मंथ्स लग जाते हैं। इनका जो ड्रॉबैक कह दें वो ये होता है कि ये लॉस ऑफ लिबिडो कॉज करती हैं और इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो है वो मेल के अंदर कॉज कर सकती हैं। सो ये मेडिकल ट्रीटमेंट हो गया। नाउ द नेक्स्ट इज द सर्जिकल ट्रीटमेंट। सो आई होप कि मैं आप लोगों को तंग नहीं कर रही या कंफ्यूज नहीं कर रही। वेटफुल वॉचिंग था और उसके अलावा मेडिकल ट्रीटमेंट था जिसमें अल्फा ब्लॉकर से यूरिनेशन इन्हांस होती है और 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर से बेसिकली आप जो है वो डाईहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरॉन को कम करते हो, जिससे जो ग्रोथ हो रही थी, जो ग्रोथ स्टिमुलस था वो रिड्यूस हो जाता है। अब वो कह रहे हैं कि हम लोग जो है वो सर्जिकल ट्रीटमेंट की तरफ भी मूव करते हैं। बहुत दफ़ा आपसे पूछा जाता है कि इंडिकेशन बताएं सर्जिकल ट्रीटमेंट हम कब करते हैं। जाहिर सी बात है बेटे, नंबर 1 ये कि जब आपका जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो फेल हो जाए तो उस टाइम हमने क्या करना होता है, सर्जिकल ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं। नंबर 2 पेशेंट की अपनी चॉइस है। पेशेंट खुद कहता है मैं दवाइयाँ नहीं ले सकता, मैं तंग आ गया हूँ, बस मेरी जान छुड़ाएं, ठीक है, तब हम लोग जो है वो सर्जिकल ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं। उसके बाद अगर हम देखें कि एक्यूट रिटेंशन ऑफ यूरिन होती है लेकिन रिकरेंट है, यानी बार बार दवाइयाँ ले रहा है लेकिन रिकरेंट रिटेंशन है, तो भी हम कहते हैं कि जी अब सर्जरी ही करनी पड़ेगी। उसके अलावा अगर हम देखें कि क्रॉनिक रिटेंशन है, क्रॉनिक रिटेंशन का मतलब कि यूरिन का वॉल्यूम मोर देन 200 ml जो है इन द ब्लैडर रिटेन होता है, और साथ ही अगर हम देखें तो यूरिया जो है वो ज़्यादा है, क्रिटिनिन के लेवल जो हैं वो ज़्यादा है, हाइड्रोयूरेटर या हाइड्रोनेफ्रोसिस ड्यू टू द बैक फ्लो डेवलप हो रहा है, तो इस केस में भी हमें सर्जिकल ट्रीटमेंट करना पड़ता है। साथ अगर हम देखें कि कुछ कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो होना शुरू हो गई भी हैं। कॉम्प्लिकेशंस इन अ सेंस क्या हो सकती हैं, यानी कि वहाँ पे ब्लॉकेज की वजह से कोई स्टोन बन रहा है या इन्फेक्शन हो रहा है या हीमाचूरिया हेमरेज वगैरह हो रहा है, तो इन केसेस में हम लोग क्या करते हैं, सर्जिकल ट्रीटमेंट। तो सर्जिकल ट्रीटमेंट कब करते हैं, जब मेडिकल ट्रीटमेंट फेल हो जाए, पेशेंट की अपनी मर्जी है, एक्यूट रिटेंशन है, रिकरेंट है, क्रॉनिक रिटेंशन की वजह से हाइड्रोनेफ्रोसिस वगैरह डेवलप होना शुरू हो गया, यूरिया ज़्यादा है, क्रिटिनिन ज़्यादा है, इन्फेक्शन हो रहा है, हेमरेज हो रहा है, इन सारी कंडीशंस में हम सर्जरी करते हैं, ठीक है। सो सर्जरी जो बेसिकली हमने करनी होती है दैट इज़ प्रोस्टेक्टमी, ठीक है। अब ये जो प्रोस्टेक्टमी है इसके वो कह रहा है कि डिफरेंट अप्रोचेज़ हैं आपकी, डिफरेंट अप्रोचेज़ आपके पास जो हैं, वेरियस टेक्निक्स मौजूद हैं। जो सबसे ज़्यादा जो गोल्ड स्टैंडर्ड है दैट इज़ ट्रांस यूरीथ्रल रिजेक्शन ऑफ प्रोस्टेट, ट्रांस यूरीथ्रल TURP, ट्रांस यूरीथ्रल रिजेक्शन ऑफ प्रोस्टेट इज गोल्ड स्टैंडर्ड और मोस्टली यही फॉलो होती है। इसके अलावा हमारे पास ट्रांस वेजाइकल रिजेक्शन जो है प्रोस्टेट की वो भी मौजूद है। उसके अलावा रेट्रोप्यूबिक प्रोस्टेटेक्टमी भी होती है जिसमें प्यूबिक सेंटर हुआ जाता है, और इसके अलावा कुछ जो है वो मॉडर्न मिनिमल इन्वेसिव टेक्निक्स भी आ गई हैं, लेकिन इनके सिर्फ नाम आने चाहिए, वो भी काफ़ी हैं। जो चीज़ आपसे पूछी जाती है वो ये TURP, ट्रांस यूरीथ्रल रिजेक्शन ऑफ प्रोस्टेट पूछा जाता है, ये जल्दी से देख लेते हैं। नंबर 1 बेटे इसकी इंडिकेशंस आपसे पूछी जाएंगी, तो इंडिकेशंस वही सारी जो अभी हमने पढ़ी हैं फॉर सर्जिकल मेथड, वो इंडिकेशंस हैं कि अगर पेशेंट की अपनी चॉइस है, मेडिकल ट्रीटमेंट फेल हो गया है, क्रॉनिक रिटेंशन है, एक्यूट रिकरेंट रिटेंशन है, कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो गई हैं, स्टोन है, हेमरेज है, सेप्सिस हो रही है या ब्लीड कर रहा है या यूरिया एंड क्रिटिनिन रेज्ड है, तो हम जो है वो इसकी तरफ जाते हैं। नंबर 2 आपने याद रखना है
कि ये जो TURP है ये गोल्ड स्टैंडर्ड प्रोसीजर है फॉर BBH, ठीक है। अब इस टेक्निक के बारे में आपसे पूछा जाता है तो आपने याद रखना है कि हमारे पास 26 FR रेक्टोस्कोप, ये इसका यूनिट होता है, रेक्टोस्कोप विद 30 डिग्री टेलीस्कोप जो है, विद 30 डिग्री टेलीस्कोप हम क्या करते हैं बेसिकली यूरीथ्रा से, समझ लो ये आपका ब्लडर है, ये नीचे आपका प्रोस्टेट है, ठीक है, और यहाँ पे बीच में ना यूरीथ्रा है, ठीक है, इस तरह सही था ना, यानी ऐसे ड्रॉ किया। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि रेक्टोस्कोप को इंटर कर रहे हैं 26 FR रेक्टोस्कोप विद 30 डिग्री टेलीस्कोप, ठीक है, ये हम लोगों ने इसको इंटर किया। अब इंटर करने के बाद सिस्टो यूरीथ्रोस्कोपी होती है। सिस्टो यूरीथ्रोस्कोपी का मतलब ये है कि अच्छी तरह इस सारे कंटेंट को क्या किया जाता है, विजुलाइज किया जाता है, यानी कि प्रोस्टेट को देखा जाता है, उसके बाद जो ऊपर ब्लैडर है उसको देखा जाता है, जो ब्लैडर के अंदर यूरिटेरिक ओरिफिसेस हैं जहाँ यूरिटर्स आके ओपन होते हैं उनको देखा जाता है, और ब्लैडर में देखा जाता है कि कोई स्टोन या ट्यूमर्स तो नहीं है, ठीक है। अब फिर उसके बाद क्या किया जाता है, विजुअलाइजेशन के बाद डायथर्मी के थ्रू कटिंग जो है वो शुरू होती है प्रोस्टेट टिश्यू की, ठीक है। डायथर्मी के थ्रू यहाँ से कटिंग जो है वो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो मीडियन लोब है इसको कट करते हैं, फिर इसकी जो लेटरल लोब्स हैं उनको कट करते हैं, ठीक है। सो कटिंग में मीडियन लोब कट करनी है एंड देन लेटरल लोब सारे के सारे कट करना है। वो कहते हैं जब ये कट कर रहे होते हैं तो कुछ स्ट्रिप्स या कुछ पीसेस जो हैं कुछ यहाँ पे गिरना शुरू होते हैं, कुछ ऊपर ब्लैडर में जाते हैं, जो ब्लैडर में जाते हैं उनको फिर हम इवैक्यूएट करना शुरू कर देते हैं। एक हमारे पास इवैक्यूएटर होता है जिसको हम कहते हैं एलेक इवैक्यूएटर, ठीक है। सो आई नो मुश्किल लग रहा होगा आपको, लेकिन आपने याद रखना है कि एक रेक्टोस्कोप विद 30 डिग्री टेलीस्कोप को इंट्रोड्यूस किया गया यूरीथ्रा से ब्लैडर की तरफ। देन सिस्टो यूरीथ्रोस्कोपी की गई, प्रोस्टेट को अच्छी तरह विजुअलाइज किया, इसका साइज देखा, साथ ही यूरिटर की ओरिफिसेस को इंस्पेक्ट किया, ब्लैडर को देखा, उसमें देखा कोई स्टोन तो नहीं है, कोई ट्यूमर तो नहीं है। देन फिर टिश्यू की स्ट्रिप्स को कट करना शुरू किया, ब्लैडर की नेक से लेके नीचे की तरफ कटिंग करना शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहले जो कट करते हैं वो मीडियन लोब को कट किया जाता है, ठीक है। वे कहते हैं रिजेक्शन जो है वो 6 o'clock मिड लाइन स्टार्ट की जाती है, मीडियन लोब को रिजेक्ट किया जाता है पहले, देन लेटरल लोब्स को। रिजेक्शन के दौरान कुछ जो पीसेस या चिप्स वगैरह जो हैं टिश्यू की ऊपर ब्लैडर में जाएंगी, उनको हम एलेक इवैक्यूएटर के थ्रू क्या करेंगे, इवैक्यूएट करेंगे, और इवैक्यूएट करके उनको हिस्टोपैथोलॉजी के लिए भिजवा देंगे, ठीक है। उसके बाद कहता है कि अब हमने ये करना है कि हमें लगता है कि यहाँ पे ब्लीडिंग ना हो जाए, बल्कि होती है तो ब्लीडिंग पॉइंट्स को कोएगुलेट करना होता है, ठीक है। अब कहते हैं कि ब्लीडिंग को कोएगुलेट करना होता है और हीमोस्टेसिस जो है वो ज़ाहिर सिक्योर करनी है। इसके लिए फिर ना हमारे पास 24 FR फोलीज हम पास करते हैं, और एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपने याद रखनी है कि ये 3-वे फोलीज होता है, और इस फोलीज से बेसिकली हम सलाइन के थ्रू इरिगेशन करते हैं। समझ लो इस एरिया को धो रहे होते हैं, इरिगेट कर रहे होते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब ये जो कंटिन्यूसली इरिगेशन की जा रही होती है इसमें बेसिकली हम नॉर्मल सलाइन यूज़ कर रहे होते हैं ताकि कहीं पे क्लॉट ना बन जाए, ठीक है। यानी पानी से नॉर्मल सलाइन से इरिगेशन कर रहे होते हैं। अब इसका एक नुकसान होता है, और वो नुकसान आपसे पूछा जाता है, वो ये नुकसान होता है कि जितना भी यहाँ पे पानी होगा वो सलाइन जो है हमारे प्लाज्मा के अंदर एब्जॉर्ब होगा, और जब प्लाज्मा के अंदर एब्जॉर्ब होगा तो प्लाज्मा में बहुत ज़्यादा पानी होगा, नमकियात कम होगी, तो क्या क्रिएट होना शुरू हो जाएगा, हाइपोनेट्रीमिया। क्या होगा, हाइपोनेट्रीमिया होगा, और वॉल्यूम ओवरलोड हो सकता है। क्या हो सकता है, हाइपोनेट्रीमिया एंड वॉल्यूम ओवरलोड। अब वो आपसे पूछता है कि इस साइड इफेक्ट को अवॉइड करने के लिए आप क्या करेंगे। तो इसको अवॉइड करने के लिए नंबर 1 हम डायूरेटिक्स देंगे, जिससे ब्लड वॉल्यूम जाहिर है क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नंबर 2 हम इस पेशेंट की क्या करेंगे, फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन करेंगे, जिससे भी ब्लड वॉल्यूम क्या होगा, कम हो जाएगा। और तीसरा वो कहता है कि हम लोग जो है वो आइसोटोनिक, नियर आइसोटोनिक ग्लाइसिन जो है वो भी यूज़ करते हैं ड्यूरिंग द इरिगेशन प्रोसेस, तो उससे भी बेहतरी आ जाती है, ठीक है। एंड देन फिर हम लोगों ने क्या करना है, मतलब इस सिंड्रोम को इस तरह से ट्रीट करना होता है। उसके बाद वो कहता है कि कैथेटर हम फॉलीज अंदर डाल देते हैं और फिर इसको सेकेंड डे रिमूव कर देते हैं और पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं जब वो वॉइड वेल करना शुरू कर दे। तो दिस इज TURP। आई होप कि ये बहुत मुश्किल नहीं था, लेकिन बस आपने याद रखना है कि एक जो है हमने सबसे पहले हमारे पास क्या था, एक रेक्टोस्कोप था और उसके साथ टेलीस्कोप था, वो अंदर गया, विजुअलाइज किया, देन डायथर्मी से कटिंग की है, फिर सारे मटेरियल को इवैक्यूएट कर लिया, फिर कोएगुलेशन मेंटेन करने के लिए इरिगेशन की है फॉलीज के थ्रू, एंड उसके साइड इफेक्ट को अवॉइड करने के लिए डायूरेटिक्स, फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन वगैरह की जा सकती है। देन हम लोग ज़ाहिर है अंदर कैथेटर रहने देंगे, फॉलीज रहने देंगे जब तक पेशेंट नॉर्मल वॉइडिंग नहीं करता, और सेकेंड डे उसको रिमूव करके डिस्चार्ज कर देंगे। नंबर 2 जो प्रोसीजर है वो है हमारे पास
वजाइकल प्रोस्टेटेक्टमी, ठीक है। ये जो ट्रांस वजाइकल प्रोस्टेटेक्टमी है, इसमें बेसिकली क्या किया जाता है कि वो कहता है कि ये प्रोसीजर ना अब आउटडेटेड हो गया है, मतलब ये पहले किया जाता था, अब ये नहीं किया जाता। लेकिन ये तब किया जाता है जब आपका प्रोस्टेट बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाए, मतलब उसका जो साइज़ है वो तकरीबन 100 ग्राम से भी ज़्यादा हो जाए, या फिर आपके पास बाकी वाली जो ऑप्शंस हैं वो अवेलेबल नहीं हैं, तो फिर हम ये कर सकते हैं। इसमें बेसिकली हम सारा स्किन के थ्रू इंटर करते हैं। स्किन को जिस तरह से हम स्टोन रिमूव करने के लिए एनेस्थीसिया देते थे, फिर इंसिजन देते थे, स्किन फेशिया सब कुछ हटा के हम लोग जो है वो इंटर हो जाते हैं इनटू द प्रोस्थेटिक यूरेथ्रा। वहाँ पे वो कहते हैं इंटीरियर कमेश्योर को ब्रोक किया जाता है और इंडेक्स फिंगर के थ्रू एक प्लान हम लोग बनाते हैं एंड कैप्सूल तक जाते हैं, और फिर उसके बाद एडिनोमा को रिमूव करते हैं, और फिर होमोस्टेसिस मेंटेन करते हैं, कैथेटर डालते हैं, ड्रेन डालते हैं, और रिवर्स मैनर में सारे प्रोसीजर को क्लोज कर देते हैं। आपसे नहीं पूछता, सिर्फ आपको नाम बताना चाहिए। लेकिन अगर इस प्रोसीजर को अब हम इसलिए नहीं करते कि इसकी कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा हैं। इसकी कॉम्प्लिकेशन ये है कि हेमरेज हो सकता है ड्यूरिंग ट्रीटमेंट। उसके बाद इनकॉन्टिनेंस जो है वो डेवलप हो सकती है। इनकॉन्टिनेंस के बाद अगर हम देखेंगे तो सेप्सिस जो है वो हो सकती है बेटे। उसके अलावा रेट्रोग्रेड इजैक्यूलेशन हो सकता है, डक्ट्स वगैरह डैमेज हो जाए तो इजैक्यूलेशन जो है वो ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाए। ब्लैडर का जो नेक है उसके अंदर स्ट्रक्चर डेवलप हो सकता है, या फिर BBH रीअकर भी हो सकता है। इसके अलावा कुछ न्यूअर टेक्निक्स हैं, उनके नाम सिर्फ देख लेना, वो आप लोगों से नहीं पूछते हैं, जिसमें हमारे पास ट्रांस यूरेथ्रल माइक्रोवेव थर्मोथेरेपी है, ट्रांस यूरेथ्रल नीडल एब्लेशन ऑफ प्रोस्टेट आता है, उसके अलावा होलियम लेज़र न्यूक्लिएशन ऑफ प्रोस्टेट है, या फिर ट्रांस यूरेथ्रल इलेक्ट्रोवेपराइजेशन ऑफ प्रोस्टेट है, लेकिन वो आपसे नहीं पूछेंगे। ओवरऑल BPH की कॉम्प्लिकेशन शायद हमने पीछे नहीं की थी। BPH की कॉम्प्लिकेशन अगर ट्रीट ना किया जाएगा तो ब्लैडर की बहुत ज़्यादा हाइपरट्रॉफी, ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी, ब्लैडर के स्टोन्स बनेंगे, इन्फेक्शन हो सकता है, डाइवर्टिक्यूलास हो सकते हैं, हीमाचूरिया एंड यूरीमिया हो सकता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर BPH। सो आई नो बहुत मुश्किल सा था, लेकिन करना तो है। सो बेटे वॉचफुल वेटिंग है, पता नहीं ये मुझसे क्यों नहीं प्रोनाउंस होता, वेट एंड वॉच थ्योरी कह दो इसको, या वॉचफुल वेटिंग है माइल्ड सिम्टम्स पे। मॉडरेट पे हम लोग क्या करते हैं, मेडिकल करते हैं, लेकिन इफ मेडिकल फेल हो जाए या पेशेंट की अपनी चॉइस है तो फिर हमने सर्जिकल करना है। सर्जिकल में जो मेन है वो TURP है, उसके अलावा TVPB की जा सकती है। कुछ न्यूअर टेक्निक्स है लेकिन वो पूछी नहीं जाती। इसकी इंडिकेशंस पूछी जाएंगी, इसका प्रोसीजर पूछा जाएगा, इसकी कॉम्प्लिकेशन जो कि ये हो सकती है हाइपोनेट्रीमिया, वॉल्यूम ओवरलोड, एंड देन साथ में आप जो है वो 1-2 इन्फेक्शन और दस्त भी कह सकते हैं। कोई कंसर्न, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें। थैंक यू।